हेलो स्टूडेंट। तो आज का हमारा ये लेक्चर रहेगा चार्ज के ऊपर, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। ये देखेंगे। अब देखिए इसमें क्या क्या बोला गया है कि यहाँ पे सारे चीज़ें लिख रखा है। यहाँ पे फ्लो चार्ट में दो टाइप के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। अब दोनों चार्ज जो होते हैं ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। समझ आ गया इतना। अब उसके बाद ये बोला गया है कि अगर स्मॉल चार्ज हो स्मॉल चार्ज हो और लार्ज डिस्टेंस हो। देखो स्मॉल चार्ज है और लार्ज डिस्टेंस है, तो इन चार्ज को हम क्या कंसिडर करेंगे, पॉइंट चार्ज। इतना समझेंगे, बस यही लिखा हुआ है, एक बार इसको रीड कर लेना। अब आगे चलते हैं, 1 मिनट रुकिए। देखिए अब प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है इसमें चार्जेस के बारे में, एडिटिव एडिटिविटी ऑफ चार्ज। चार्ज को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, क्योंकि चार्ज क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी, जैसे यहाँ पे एक एक बॉडी है या सिस्टम बोल लो, इसमें चार्ज Q1 और Q2 है। अगर टोटल चार्ज हमें निकालना है इस बॉडी पे, हम क्या कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। जैसे मान लो इस पे 1 कूलाम का और -2 कूलाम का है, तो दोनों को अगर ऐड करोगे तो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, 1 कूलाम -2 कूलाम, तो कितना आ जाएगा, -1 कूलाम। समझ आ गया, ये होता है एडिटिव नेचर। अब दूसरा क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्जेस इज कंजर्व। अब इसमें क्या बोला गया, ये दूसरी प्रॉपर्टी है। अगर हम क्या करते हैं, दो न्यूट्रल बॉडी लेते हैं, एक बॉडी हम ग्लास रॉड लेते हैं, दूसरा सिल्क क्लॉथ लेते हैं। इनिशियली इनको हमने न्यूट्रल रख रखा है, दूर दूर कर रखा है, तो दोनों पे इस पे चार्ज जीरो होगा और इस पे भी इनिशियली चार्ज जीरो होगा। अब जैसे इनके बीच में क्या करते हैं, रबिंग करते हैं। रबिंग करने से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाता है। समझ आ रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाता है, तो इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस का चार्ज आ जाएगा, या प्लस का ई कह सकते हैं। और इस पे कैसा आ जाएगा, इस बॉडी पे सिल्क पे माइनस चार्ज आ जाएगा। इतना समझ आएगा, ड्यू टू रबिंग चार्ज कैन बी ट्रांसफ़र। अब यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी में क्या क्या लाइन लिखी गई है, व्हेन बॉडी आर चार्ज। चार्ज कैसे करते हैं, रबिंग के द्वारा, अभी जो हमने देखा। देयर इज अ ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करा ना इस बॉडी के अंदर, वन बॉडी टू अनदर बॉडी। नो न्यू चार्ज आर क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। अब देखिए ये पूरा एक सिस्टम है। इस सिस्टम के अंदर हमने क्या करा, कोई बाहर से चार्ज लेकर नहीं आए। हमने क्या करा, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में बस ट्रांसफ़र करा रबिंग के द्वारा। जैसे मान लो ये घर है, अब इसमें दो दोस्त हैं यहाँ पे, ए और बी मान लो। अब उनके पास कुछ पैसे हैं। अब ए वाला दोस्त क्या करता है, बी को पैसे देता है, और बी वाला दोस्त क्या करता है, ए को पैसे देता है। अब पैसे उसी घर में है, अगर दोनों के पास किसी पे ज़्यादा है किसी पे कम है, ऐसे लेन देन कर रहे हैं, तो समझ आ गया। तो उस घर में क्या होगा, पैसे सभी कंजर्व रहेंगे। और सेम इसी टाइप का ये होता है, चार्जेस क्या होते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम में कंजर्व रहते हैं। ना ही यहाँ पे चार्ज क्रिएट होता है, ना ही डिस्ट्रॉय होता है। अब अब पिक्चर ऑफ पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज अनेबल टू यूज टू अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को बता रही है। समझ आ गया, जो ऊपर हमने पिक्चर बनाया, व्हेन वी रब टू बॉडीज। ऊपर हमने रब कर लिया एक ग्लास रॉड को और सिल्क क्लॉथ को। वट वन बॉडी गेन, एक बॉडी क्या करता है, चार्ज गेन करता है, और एक लॉस करता है। तो इसने ग्लास रॉड ने क्या करा है, लॉस करा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे कह सकते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतना समझ आ गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आगे चलते हैं, यही है इसमें, एक गेन करता है एक लॉस करता है, यही लिखा हुआ है पूरे पैराग्राफ में। अब इसके आगे हम देखते हैं, विथिन एन आइसोलेटेड सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ मैनी चार्ज बॉडी ड्यू टू interaction among the bodies, charge may get redistributed, but it is found that the total charge of isolated system is always conserved। अब देखिए ये जो बॉडी है, जैसे हमने इसको रब करा था, दो बॉडी लिया है। अब इसमें चार्ज क्या होता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे चले जाता है। इस पे माइनस का चार्ज आ गया और इस पे प्लस का चार्ज आ गया। अब ये क्या है, एक आइसोलेटेड सिस्टम है, तो सिस्टम के अंदर अंदर से कहीं बाहर चार्ज नहीं गया और बाहर से कोई चार्ज अंदर नहीं गया। तो इसी सिस्टम के अंदर क्या हो रहा है,
दो बॉडी है, इन दोनों के अंदर ही बस चार्ज का लेन देन हो रहा है, तो इसी को क्या बोलेंगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। टोटल चार्ज क्या है, कंजर्व है। अब आगे देखते हैं यहाँ पे, एक मिनट। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू क्रिएट और डिस्ट्रॉय नेट चार्ज, net charge carried any isolated system all through the charge carrying particles may be create or destroyed। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जो नेट चार्ज होगा, नेट चार्ज को ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते और ना ही क्रिएट कर सकते। समझ आ रहा है? नेट चार्ज क्या रहेगा इस सिस्टम का, जीरो रहेगा। अब दिखाता हूँ कैसे, नीचे एक एग्जांपल इसमें गिवन है। समटाइम्स समटाइम्स नेचर क्रिएट चार्ज पार्टिकल्स, कभी कभी नेचर क्या करती है, चार्ज पार्टिकल क्रिएट कर देती है। अ न्यूट्रॉन टर्न्स इनटू प्रोटॉन। अब न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन दो पार्ट में टूटता है, एक प्रोटॉन बनता है और इलेक्ट्रॉन में टूट जाता है। प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन दस क्रिएट हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। जो प्रोटॉन होगा उस पर प्लस ही चार्ज का होगा, और जो इलेक्ट्रॉन होगा उस पर माइनस ही चार्ज होगा। समझ आ गया, इक्वल और अपोजिट। अगर हम टोटल चार्ज करें तो टोटल चार्ज क्या आएगा, जीरो आएगा। आफ्टर और बिफोर, बिफोर या आफ्टर कह सकते हो। देखिए ये एग्जांपल है इसमें, इसका बिफोर क्या है, एग्जांपल जो न्यूट्रॉन है इसके ऊपर क्या जीरो चार्ज होता है, तो इनिशियली क्या है, जीरो है। और फाइनली प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रॉनों में टूट जाता है ये। प्रोटॉन के ऊपर प्लस ही और इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस ही चार्ज होता है, और एंटी न्यूट्रॉनों के ऊपर कुछ नहीं होता। अगर इसका टोटल करें, ये प्लस माइनस हो गया, टोटल भी क्या आएगा इसका, नेट चार्ज जीरो आएगा। समझ आ गया? और इनिशियली भी क्या था यहाँ पे, नेट चार्ज जीरो था। तो ये समझाना चाहता है, यही है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब आगे चलते हैं, ये दूसरी प्रॉपर्टी हो चुकी है, अब ये तीसरी प्रॉपर्टी देखो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन कहाँ से शब्द है, क्वांटा। क्वांटा मीन्स आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, क्वांटा क्या होता है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी होता है। अब जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है एक क्वांटा के फॉर्म में होता है, पैकेट्स के फॉर्म में होता है। जैसे यहाँ से ए से बी पे गया तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गया, और यहाँ से एक जैसे मान लो यहाँ पे एक कूलम का यहाँ पे चार्ज आया है, एक मिनट रुकिए, इसने क्या करा, प्लस का एक कूलम एक्वायर कर लिया और इसने माइनस का एक कूलम एक्वायर कर लिया। रबिंग के द्वारा जैसे हम करते हैं तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या होता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। समझ आ गया? अब जिसने दिया है उस पर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। अब जिसने लिया है उस पर क्या होता है, माइनस एन ई इलेक्ट्रॉन। एन क्या होता है, देखिए जो चार्ज होता है उसको हम एन और ई से लिखते हैं। एन क्या हो सकता है, नंबर हो सकता है, 0 1 2 3, ये इंटीजर हो सकता है। अब देखिए इस बॉडी पे क्या बोला गया है एनसीईआरटी के अंदर, ऑल फ्री चार्ज आर इंटीग्रल मल्टीपल। इसी चीज़ को इंटीग्रल मल्टीपल बोलते हैं, जो एन होता है ना इलेक्ट्रॉन के साथ, इंटीग्रल मल्टीपल, ये एन है हमारा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। यहाँ पे ई से इंटू हो रखा है, तो इसी को क्या बोलते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज। वेयर एन क्या हो गया, इंटीजर हो गया, इंटीजर 0 1 2 3 ये सब हो गया। और यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू हो सकती है। अब देखिए दिस बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, अब बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है। अब इलेक्ट्रॉन पे कैसा होता है, माइनस ही आता है चार्ज, और प्रोटॉन पे प्लस ही आता है। समझ आ गया इतना? ये लिखी गई है इसमें पूरी कहानी। अब आगे चलते हैं, क्वांटाइजेशन समझ आ गया। अब आगे यहाँ पे देख दिया गया एनसीईआरटी में, द फैक्ट दैट इलेक्ट्रॉन चार्ज इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। जो क्यू होता है एन ई के इक्वल होता है हमेशा। वो भी अगर बॉडी है ए से बी पे अगर चार्ज जा रहा है तो कभी भी फ्रैक्शन में उसमें चार्ज जाएगा नहीं, हमेशा 0 1 2 3 ऐसे के फॉर्म में जाएगा। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल। इज टर्म क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सिचुएशन इन फिजिक्स वेयर सर्टन फिजिकल क्वांटिटीज आर क्वांटाइज। अब फिजिक्स के अंदर हम देखते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटी होती है जहाँ पे क्वांटाइजेशन लगता है। अब देखिए यहाँ पे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाज फर्स्ट सजेस्ट बाय द एक्सपेरिमेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। सबसे पहले इसको इलेक्ट्रोलाइसिस के साथ डिस्कवर किया गया क्वांटाइजेशन। जैसे दो इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं,
है ना। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा 12th क्लास में। तो इसमें क्या होता है कि दो रॉड लेते हैं, एक एनायन एक कैटायन, और यहाँ से जैसे हम क्या करते हैं बैटरी लगाते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगता है। देखिए यहाँ इस पे क्या आ जाएगा, इस पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, समझ आ गया। इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इस पे क्रिएट हो जाते हैं, इस पे नेगेटिव चार्ज आता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज। अब इक्वल नंबर ऑफ क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्रिएट हो जाते हैं दोनों रॉड पे। तो ये क्वांटाइजेशन दिखाता है। ये सबसे पहले किसने करा था, इंग्लिश एक्सपेरिमेंटल, एक मिनट, इंग्लिश साइंटिस्ट फैराडे ने करा था। देखिए ये रहे फैराडे। अब फिर इसी को डेमोस्ट्रेट किसने करा था, इसको प्रकाशित किसने करा था, मिलिगन। इन्होंने 1912 में इसको डिस्क्राइब कर दिया था, जो इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस का जो एक्सपेरिमेंट है ना, क्वांटाइजेशन, इसी को इन्होंने 1912 में रिपब्लिश कर दिया था। अब आगे चलते हैं। अब कुछ यहाँ पे चार्ज की यूनिट गिवन है। जो ऐसा यूनिट होती है चार्ज की, वो क्या होती है, गुलाम होती है। इसको याद कर लेना, इसको कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कुलाम। अब चार्ज की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन कौन सी होगी, जैसे पहला हो गया माइक्रो कुलाम, इसको कैसे लिखते हैं, 10⁻6 होता है कुलाम। अब दूसरी होगी मिली कुलाम, ये होता है 10⁻3 कुलाम। समझ आ गया। अगर हमें क्या करना है, एक कुलाम में, एक कुलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसको याद कर लेना, ये पेपर के अंदर आता है। कितना होता है, 6 × 10⁻18। अब देखो इसको कैसे निकाला, Q = NE से ही निकाला है, NE। अब यहाँ पे ये क्या चार्ज 1 कुलाम है, और हमें ये निकालना, और E की वैल्यू गिवन ही है। देखो E की वैल्यू कितनी होती है, ये रही। तो यहाँ पे रख के ही निकाल सकते हो, कमेंट में इसका आंसर दे देना कैलकुलेट करके, -19 कुलाम। ये करोगे तो ये आंसर आ जाएगा, एन की वैल्यू। समझ आएगा। अ कुलाम इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ। अब एक कुलाम का हम अगर डेफिनेशन निकालें, एक कुलाम क्या होता है, एक कुलाम, एक कुलाम चार्ज होता है ना। देखिए करंट का फॉर्मूला पड़ा होगा, चार्ज पर यूनिट टाइम होता है। अब यहाँ पे क्या बोला गया, एक कुलाम क्या होगा, अगर हम यहाँ से Q वैल्यू निकालें, करंट इनटू टाइम होगा। अब देखिए एक कुलाम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, अगर किसी सर्किट में क्या हो, 1 एम्पियर का अगर करंट पास करें 1 सेकंड में, तो उससे 1 कुलाम चार्ज प्रोड्यूस होता है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। समझ आएगा। ये अगर 1 रखोगे, 1 एम्पियर, और टाइम को भी 1 सेकंड लोगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 कुलाम के इक्वल आ जाएगा। ये इसका डेफिनेशन हो गया। अगर किसी सर्किट से 1 एम्पियर का करंट गुजारते हो 1 सेकंड में, तो 1 कुलाम उसमें चार्ज प्रोड्यूस होगा। आगे चलते हैं अब देखिए यहाँ पे, इफ़ द प्रोटोन एंड इलेक्ट्रॉन आर, अब आगे देख रहे हैं यहाँ पे, इफ़ द प्रोटोन, अब इसका सारा निचोड़ यहाँ पे लिखा गया है। इफ़ द प्रोटोन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर ओनली बेसिक चार्ज इन द यूनिवर्स। अब यहाँ पे ये बोला गया कि यूनिवर्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन, यही दो टाइप के क्या होते हैं, चार्ज होते हैं। ऑल दी ऑब्जर्वेबल चार्ज हैव टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे वही चार्ज को इंटीग्रल मल्टीपल एन ई से ही हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। इफ़ द बॉडी कंटेन N1 इलेक्ट्रॉन और N2 प्रोटोन, अगर टोटल चार्ज देखें, अगर कोई बॉडी है उसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन को ही काउंट करते हैं हम। इलेक्ट्रॉन हो गया और प्रोटोन हो गया, ये हो गया N1, ये हो गया N2 हो गया प्रोटोन। अगर हमें टोटल चार्ज निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है, -E, और प्रोटोन के ऊपर क्या होता है, +E, +E होता है। अब देखो अगर टोटल चार्ज निकालें, तो चार्ज ऑन किस पे, प्रोटोन, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ऐसे करोगे तो यहाँ पे प्रोटोन N1, और इस पे चार्ज क्या होता है, कैपिटल E होता है, और फिर प्लस में N2 माइनस E1। ये समझ आएगा। अब यहाँ पे कॉमन क्या आ जाएगा, एक मिनट, E1 नहीं आएगा यहाँ पे, E आएगा, दोनों पे सेम ही होता है ना। कॉमन क्या आ जाएगा यहाँ पे,
अंदर रह जाएगा हमारा N1 माइनस N2 माइनस, ये 2 है प्रोटोन पे, N2 माइनस N1, और बाहर आ गया E आ गया, समझ आएगा इतना। तो ये आ जाएगा टोटल इस बॉडी पे चार्ज। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे N1 और N2 क्या होते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल होता है, ये डिफरेंस होता है। ये देखो ये क्या होता है, इंटीजर होता है। इंटीजर का डिफरेंस क्या होता है, इंटीजर ही आएगा, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। इंटीजर का जो डिफरेंस होता है ऑलवेज इंटीजर ही आता है। रिचार्ज ऑन अ बॉडी ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। अब जो चार्ज होता है ये इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है, ऑल्सो इन स्टेप ऑफ ई। जो इंटीग्रल मल्टीपल होता है वो क्या कर सकते हैं हम, इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं किसी बॉडी पे। इस पे डिपेंड करता है, ऑल्सो इन स्टेप ऑफ ई, ई पे डिपेंड करता है। अगर ई को कुलाम में लोगे तो कुछ और वैल्यू आएगी, और माइक्रो कुलाम में लोगे तो कुछ और वैल्यू आएगी। माइक्रो कुलाम छोटी होती है, कुलाम बड़ी वैल्यू होती है। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला कि दी स्टेप साइज, स्टेप साइज E is however very small because of macroscopic, because at the macroscopic इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वेरी स्मॉल होता है ना। अब मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें, वी डील विथ माइक्रोकुलाम। तो चार्ज को मेज़र करने के लिए हम क्या करते हैं, माइक्रोकुलाम का यूज़ करते हैं। एट द स्केल फैक्ट दैट चार्ज ऑफ बॉडी कैन इंक्रीज और डिक्रीज इन यूनिट ऑफ ई नॉट विजिबल। अब देखो किसी भी बॉडी पे अगर चार्ज है तो इस चार्ज क्या होता है, ई होता है। तो हम इस चार्ज को क्या कर सकते हैं, उसके यूनिट में चेंज कर कर चार्ज की वैल्यू बड़ी और छोटी कर सकते हैं। जैसे वो होता है ना किलोग्राम, जो मास की वैल्यू होती है, मास को केजी में भी लिखते हैं और ग्राम में भी लिखते हैं, है ना। तो किलोग्राम क्या हो गया, बड़ी वैल्यू होगी, और ग्राम ग्राम क्या हो गया, छोटी वैल्यू होगी। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, क्वांटिटी को बड़ी और छोटी कर सकते हैं उसके यूनिट के बेसिस पे। तो समझ आ गया, ये बोलना चाहता है। 1 कूलम बड़ी वैल्यू होती है, 1 माइक्रो कूलम क्या होती है, छोटी वैल्यू। अब इसमें एक वो दिया गया एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे इन्होंने दिया है कि एक्सपेरिमेंट नहीं है, जर्नल ऐसे ही कंसेप्ट दे रखा है समझने के लिए। जैसे यहाँ पे ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट ऑफ पॉइंट और लाइन चार्ज। अब इन्होंने क्या बोला है कि जो हम पॉइंट और लाइन चार्ज, बहुत सारे पॉइंट को क्या करते हैं, एक कॉन्टीन्यूस फैशन में अगर रखते हैं, कॉन्टीन्यूस फैशन में, तो ये जो डॉटेड लाइन है, डिस्टेंस एपियर कॉन्टीन्यूस, ये कैसा दिखा रहा है, एक कॉन्टीन्यूस एक लाइन दिखा रही है। अगर इसको हम जूम करते हैं तो इनके बीच में कुछ ना कुछ गैप रहता है, जो डॉट इज है, बट इट इज़ नॉट अ कॉन्टीन्यूस इन रियल। रियल में ये कॉन्टीन्यूस नहीं, अगर जूम करके देखें तो उनके बीच में कुछ ना कुछ गैप रहता है, मगर हमें ऐसा लगता है ये कॉन्टीन्यूस है। अब यही लाइन, ये जितने भी पॉइंट है, इन पॉइंट को हम एक साथ अगर कर दें तो ऐसा एक लाइन बन जाएगा कॉन्टीन्यूस। समझ आएगा, ये इसमें लिखा हुआ है। एज मैनी पॉइंट क्लोजर टू द ईच अदर नॉर्मली गिव एन इम्प्रेशन ऑफ कॉन्टीन्यूस लाइन। समझ आ गया। अब चार्जेस के अंदर देखते हैं, चार्जेस क्या करते हैं, ये कॉन्टीन्यूस फैशन को दिखाता है। ये स्मॉल चार्ज टेक टुगेदर अपीयर एज द कॉन्टीन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर स्मॉल चार्ज को क्या करते हैं, एक साथ लेते हैं, देखो ये एक साथ कहीं पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं, तो ये कॉन्टीन्यूस फैशन दिखाते हैं, जैसे लीनियर चार्ज डेंसिटी देखा होगा। और अभी आने वाले उसमें देखेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसके ऊपर क्या होते हैं, कॉन्टीन्यूस फैशन में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अब एक चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें एनसीईआरटी की लाइन में, जो ग्रेनिटी, ग्रेनिटी क्या होता है, दानेदार होता है। ग्रेनिटी नेचर ऑफ, ग्रीनी नेचर, ग्रेनिटी नहीं है, ग्रीनी नेचर, ग्रीनी नेचर ऑफ चार्ज इज लॉस्ट एंड इट appeared टू बी कॉन्टीन्यूस। ग्रेनी नेचर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के पास नहीं होता, इसलिए क्या करता है, ये कॉन्टीन्यूस फैशन दिखाता है। समझा क्या। अब आगे चलते हैं, और यहाँ पे देखिए एट मैक्रोस्कोपिक लेवल, अगर मैक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके देखिए, ऑन वन डील विथ चार्ज दैट आर एनॉर्मस कंपेयर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ई। स्मॉल ई के जो चार्ज है उसकी वैल्यू को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। जैसे स्मॉल ई पे चार्ज कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, है ना, ये मैग्नीट्यूड हो गया।
अगर यही 1 माइक्रो कुलाम पे देखें तो इनके बीच का डिफरेंस कितना आता है, 10 की पावर 13 टाइम्स का इसमें डिफरेंस आ जाता है। समझ आ गया? जैसे ये रहा, इलेक्ट्रॉन पे इतना होता है। अब इसी चीज़ को अगर माइक्रो कुलाम में लिखें तो 19 और इनके बीच में कितने का डिफरेंस आ गया ना यहाँ पे। इसमें देखो, अगर माइक्रो कुलाम में लिखते हैं तो वही कितने टाइम्स हो जाता है, 10 की पावर 13 आ जाता है माइनस का। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, टाइम्स लिखा हुआ है। एट दिस स्केल फैक्ट दैट द चेंज कम increase or decrease only in unit of E is not very different from the saying that the charge can take continuous value। अब इसमें बोला गया है कि जो यूनिट है, यूनिट की वैल्यू से हम क्या कर सकते हैं, चार्ज की वैल्यू डिक्रीज भी कर सकते हैं और इंक्रीज भी कर सकते हैं। समझ आ गया? और कॉन्टीन्यूस वैल्यू ये दिखाता है, ये बोला गया इसमें। अब दूसरे इसमें बॉक्स में क्या बोला गया, दस द एट द मैक्रोस्कोपिक लेवल क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हैज़ नो प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंट कैन बी इग्नोर। अगर हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके देखें, जैसे एक गुलाम के अंदर हम चार्ज निकालते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, एन की वैल्यू 6 × 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन आता है। अब यही हम क्या करें, 1 माइक्रो गुलाम पे देखें, ये क्या है, मैक्रो है हमारा, मैक्रोस्कोपिक, और ये क्या हो गया, माइक्रोस्कोपिक। अगर इसके अंदर निकालते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, इसकी वैल्यू आती है, 1 मिनट, 6 × 10 की पावर 13 इलेक्ट्रॉन, इतनी वैल्यू आती है। समझ आ रहा है? तो मैक्रोस्कोपिक बहुत ज़्यादा होता है, इसको स्टडी नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं। इसलिए जो स्मॉलर, जो माइक्रोस्कोपिक लेवल वाला होता है उसी को हम स्टडी करते हैं। जैसे अभी हमने मैक्रो देखा और नैनो देखा, 1 मिनट, मिली कोलाम भी हो गया और माइक्रो कोलाम हो गया, ये अभी हमने देखा। तो इन्हीं की स्टडी करते ही है, ये माइक्रोस्कोपिक लेवल वाले होते हैं और मैक्रोस्कोपिक लेवल को हम इग्नोर कर देते हैं। समझ आ गया? ये लिखा हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो माइक्रोस्कोपिक लिखा हुआ है, माइक्रोस्कोपिक जो लेवल होता है, ये इनका ऑर्डर कितना होता है, फ्यू टेंस और थाउजेंड होता है इनका पावर। दे कैन बी काउंटेड, इनको हम काउंट कर सकते हैं, बट जो इतनी वैल्यू आती है हम इसको काउंट नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉन की स्टडी के लिए। समझ आ गया? दे कैन बी काउंटेड और दे अपियर इन डिस्क्रीट लम्स। अब ये डिस्क्रीट लम्स मीन्स एक गुच्छे के फॉर्म में होता है, उनको काउंट कर सकते हैं। एंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कैन नॉट बी इग्नोर। तो इसलिए हम माइक्रोस्कोपिक लेवल में हम क्या नहीं करते, इग्नोर नहीं करते क्वांटाइजेशन, और वही मैक्रोस्कोपिक में जाके देखें वहाँ पे इग्नोर कर देते हैं। अब देखिए, इसको समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल ले रखा है। देखिए, ये एनसीईआरटी का लाइन है, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया है। सीईआरटी, मिनट, 1 मिनट, एन टी ई आर टी। अब यहाँ पे क्या बोला गया, ऑन मैक्रोस्कोपिक लेवल क्वांटाइजेशन क्या होता है, इनसिग्निफिकेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा आते हैं। और वही माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो ये हम इनको काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्वांटाइजेशन क्या करते हैं, इग्नोर नहीं करते हैं, इसमें इग्नोर कर देते हैं और इसमें इग्नोर नहीं करते हैं। समझ आ गया? अब आगे चलते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, जो गुलाम की वैल्यू होती है इतनी होती है, और माइक्रो गुलाम में देखोगे तो इतनी आती है चार्ज। अब आगे यहाँ पे देखो, जैसे हमें क्या करना है कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन निकालना है 1 गुलाम में और 1 मिली माइक्रो गुलाम में। तो दोनों में अगर वैल्यू देखोगे तो इसमें कितना आ रहा है, अगर काउंट करके देखोगे, इक्वल टू एनी फार्मूला लगा देना दोनों में। अब यहाँ पे देखो, जो माइक्रो है, माइक्रो की जगह क्या करोगे, चेंज कर दोगे, 10 की पावर -6 आ जाएगा गुलाम। अब फिर डिवाइड करोगे और यहाँ पे गुलाम की वैल्यू रख दोगे। अब यहाँ पे कैलकुलेट करने पे देखो, इसका ऑर्डर कितना आ रहा है, 10 की पावर 18 आ रहा है, और इसका ऑर्डर कितना आ रहा है, 10 की पावर 12 आ रहा है। समझ आ गया? तो इसको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। ये लार्ज वैल्यू आ रही है तो इसको काउंट नहीं कर सकते, इसीलिए हम मैक्रोस्कोपिक जो लेवल होता है इसमें क्वांटाइजेशन हम यूज़ नहीं करते हैं, हम इसमें क्वांटाइजेशन यूज़ करते हैं जिसको हम काउंट कर सकते हैं। समझ आ गया?
अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। यहीं पे होता है कंप्लीट हमारा वीडियो।